हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर अलजेब्रा में हमें स्टडी करना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, और आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में यहाँ पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? हमें टू वेक्टर्स गिवन है, टू वेक्टर्स हमें गिवन है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है, तो इन वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी जो वेक्टर होगा दैट इज आर वेक्टर, एंड रिजल्टेंट मीन्स यहाँ पर एडिशन ऑफ टू वेक्टर दैट इज ए एंड बी होगा। दैट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर गिव द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। अगर आपसे कहा जाए कि टू वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, तो आपको उनको ऐड करना है, वो भी वेक्टर सम करना है। अब वेक्टर सम और नॉर्मल सम में डिफरेंस है, जैसे हम 2+3 कहते हैं ना, 2+3 5, ठीक है, लेकिन वेक्टर के अकॉर्डिंग नेसेसरी नहीं है कि 2+3 5 डायरेक्शन के साथ देखा जाएगा कि 2 मीटर है डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्शन कहाँ है, 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन 2+3 5 मीटर नहीं होगा, हमें वहाँ पर वेक्टर कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट में है कि 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन ऐड करने पे 5 मीटर नहीं आएगा, तो क्या आएगा? उसको समझने के लिए हमें एडिशन ऑफ वेक्टर समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो क्या होता है ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है, यस। तो ट्राइंगल में आपकी टू एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो टू वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि यस हम ट्राइंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं। ट्राइंगल ए बी एंड ये सी पॉइंट, हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया ए बी सी। अब इस ए बी सी ट्राइंगल में जो ए बी है दैट इज उसको पी वेक्टर मान लेते हैं, एंड ए बी मीन्स ए टू बी, ए टू बी ये पी वेक्टर है, ये वन ऑफ द साइड है। देन बी टू सी ये हमारा क्यू वेक्टर है। ओके, ए टू बी पी वेक्टर, बी टू सी क्यू वेक्टर। देन यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा ए एंड बी का, यानी ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर का, मीन्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? वो आपका ए सी वेक्टर से डिनोट करेंगे, दिस इज आर वेक्टर, यानी रिजल्टेंट ऑफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, या ए सी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर है। क्लियर? तो ये ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है क्या? स्टेटमेंट क्या है उसकी? देखो, स्टेटमेंट ये है कि ए टू बी वन साइड है, बी टू सी अनदर साइड है, तो टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट द टू वेक्टर्स पी एंड क्यू, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल विच इज ए सी। अब यहाँ डिफरेंस क्या है कि जो यहाँ पे टू वेक्टर्स पी एंड क्यू हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब ऑर्डर का क्या मतलब है? देखो, यहाँ ए से बी गए, बी से सी गए, सी से ए वापस आए, तो अगर हम एक ऑर्डर में घूम रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक साइक्लिक पूरा, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ए टू बी, बी टू सी, तो इसका ऑर्डर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा वो उसका अपोजिट होगा, मीन्स ए से सी क्या है? यस, ये क्लॉकवाइज है। तो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो टू वैक्टर्स हैं जिनका हम रिजल्टेंट कह रहे हैं वो आर है, तो ये टू वेक्टर्स जो कि टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए इस ट्राइंगल में, जो कि टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो रिजल्टेंट है जो कि थर्ड साइड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। देन आपका जो आर वेक्टर है इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर होगा। तो इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चलो आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है। अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए कहा कि 2 मीटर प्लस 3 मीटर 5 मीटर डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा?
ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, बिकॉज डायरेक्शन के बेसिस पे वो वैल्यू डिफरेंट आ सकती है। तो वो वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स एक p वेक्टर है, एक q वेक्टर है, ऐड करके p प्लस क्यू नहीं आएगा, p वेक्टर प्लस q वेक्टर ऐड करने पे जो r आएगा वो p प्लस क्यू ही आएगा, ऐसा कह दें तो ऐसा गलत होगा। ऐसा एक पर्टिकुलर केस में होगा, और वो केस क्या होगा कि जब दोनों p एंड q की डायरेक्शन सेम होगी, देन जो r की वैल्यू आएगी वो p प्लस क्यू आएगी। अदरवाइज अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो r की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यस, उसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। इसलिए डेरिवेशन के लिए आपको यहां पे डायग्राम क्लियर है। ट्राइंगल ओ ए बी, ये हमारा ट्राइंगल है ओ ए बी। इस ट्राइंगल में जो p वेक्टर है, दिस इज अ p वेक्टर, ये p वेक्टर है ओ ए। हम बात करें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी, हमारा ये ट्राइंगल है, जहां पे हमें ट्राइंगल ऑफ एक्टिविटी समझना है क्या है। तो ओ ए एक साइड है, और ओ ए जो साइड है, ओ ए वेक्टर क्या है, p वेक्टर है, यानी वन ऑफ द वेक्टर। तो दूसरा वेक्टर कौन सा है जिसको इसके साथ ऐड करके रिजल्टेंट आएगा, अनदर वेक्टर इज ए बी। ओके, ये जो आपका ए बी वेक्टर है, दिस वन, एंड ये हम क्या लेंगे, q वेक्टर है हमारा। क्लियर। तो हमारा जो ए बी वेक्टर है वो q वेक्टर है। देन इस p और q का रिजल्टेंट क्या होगा, यस, रिजल्टेंट होगा ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट होगा, यानी r वेक्टर, यानी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ p एंड q, और जो रिजल्टेंट होगा वो होता है उन टू वेक्टर का वेक्टर सम होता है। ओके, वेक्टर सम होता है। तो r वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर। ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया कि ट्राइंगल लॉ है यहाँ पे, ओ ए एंड ए बी ऑर्डर सेम है, यस, ऑर्डर सेम है, एंड जो रिजल्टेंट उसका ऑर्डर अपोजिट है। अब हमें r की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, r का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म में होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, उसके लिए हमें आना चाहिए क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया, ये बी सी और ये ए सी, तो सी पॉइंट दिया और यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल बनाया। ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है कि बी सी एंड ए सी। अब कंस्ट्रक्शन पार्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करते हैं, जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग, जो गिवन साइड है उसके अकॉर्डिंग जो गिवन नहीं है वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, यस, तो हमें गिवन है ए बी क्या, क्यू वेक्टर। अगर वेक्टर ए बी क्यू वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या है उसका, क्यू है। अगर ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल, वो भी राइट ट्राइंगल है, तो इन राइट ट्राइंगल ए सी बी, इन राइट ट्राइंगल ए सी बी, ए बी क्या है आपका, ए बी हाइपोटेन्यूज है, देन बी सी, यस, इस थीटा एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है तो बी सी की वैल्यू कैसे आएगी, यस, बी सी की वैल्यू क्या होगी, यस, आपको याद आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशो, साइन कॉस और टेन, वेरी गुड। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वहीं से आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, दैट इज क्यू साइन थीटा। क्लियर। अगर आपका ये बी सी आ गया, क्यू साइन थीटा, देन ए सी, यस, गुड, वेरी गुड। ए सी क्या है, बेस है थीटा के अकॉर्डिंग। अगर ये बेस है देन कौन सी रेशो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो में साइन कॉस टेन, गुड, कॉस। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वी गेट ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। ओके, ए सी आपको क्यू कॉस थीटा मिल गया। ओके, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये आपका बी सी क्यू साइन थीटा है, ओके, एंड ए सी क्यू कॉस थीटा है। क्लियर। ना अब ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल एक और है आपका विच इज ओ सी बी, और वहां पे आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, आर, और हमें आर फाइंड करना है, यानी आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आर, वो हमें फाइंड करना है।
तो स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें क्लियर हो गया और मेंशन भी कर दिया हमने, तो अब ये रफ कर देते हैं। यस, तो ट्राइंगल लेने जा रहे हैं हम इन राइट ट्राइंगल, विच वन? यस, ओ सी बी। क्लियर? ओ सी बी राइट ट्राइंगल है और यहां पे ये जो एंगल है फाई, ये फाई एंगल है। अब इसको यूज करेंगे आगे डायरेक्शन बताने के लिए कि भाई ये जो आर वेक्टर है रिजल्टेंट, उसकी डायरेक्शन क्या है पी वेक्टर के रिस्पेक्ट में। लेकिन उससे पहले हमें आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो क्या है पाइथागोरस थ्योरम? यस, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस यहां पर OB का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू क्या? यस, इज इक्वल टू BC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस, बेस आपका OC है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? यस, ये हाइपोटेन्यूज OB, दिस वन लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, और ये आपका बेस है OC और ये परपेंडिकुलर BC, ठीक है। ट्राइंगल OCB की बात करें हम। अब वैल्यू पुट करते हैं जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। OB स्क्वायर मीन्स OB वेक्टर नहीं लगाया ना, यानी मैग्नीट्यूड है, तो OB लेंथ का मैग्नीट्यूड क्या है? R। तो R इन टर्म्स ऑफ P एंड Q हम फाइंड करने जा रहे हैं। यस, OB स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर। क्लियर? BC स्क्वायर, यस, ये BC लेंथ क्या आएगी? यस, हमने मेंशन कर दिया ना, Q साइन थीटा, तो BC इज Q साइन थीटा, Q साइन थीटा स्क्वायर। एंड व्हाट इज OC? OC में तो OA प्लस AC है, दिख रहा है आपको? OC OA प्लस AC। OA क्या है? OA की लेंथ क्या है? OA वेक्टर है तो वो P वेक्टर है। लेंथ क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? P। तो हम OC को लिख सकते हैं OA प्लस AC मीन्स P प्लस Q cos थीटा। यस, P प्लस Q cos थीटा यानी OC है इसका स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर कर देंगे और आपको यहाँ फॉर्मूला पता है, जैसे A प्लस ये B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। यस, क्या होता है फॉर्मूला? गुड, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। क्लियर? तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। R स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, यस, P का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2AB यानी 2PQ कॉस थीटा। क्लियर? नाउ अब इसमें हम देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या करें? वेरी गुड, Q स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सबको याद है ना फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये वाला फॉर्मूला यस यूज करना है हमको। Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर कॉमन लेकर के, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस P स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो हमें फॉर्मूला मिल गया कि जो R है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? यहाँ से हमें क्लियर मेंशन हो गया, क्लियर दिख रहा है कि R इज इक्वल टू क्या आएगा? ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर जा करके। यस, R इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। क्लियर? तो ये हमने R यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड Q। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा था? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का। और डायरेक्शन क्या है? ये देखो एंगल कॉस थीटा, यानी P और Q के बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के इन बिटवीन जो वैल्यू R की होगी वो हम फाइंड करेंगे। तो R की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और R की मिनिमम वैल्यू क्या होगी?
तो हम वो स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो क्लियर हो गया फॉर्मूला। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में यस फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया और हम यहाँ फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं अगेन, r इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। क्लियर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है एंड आपको पता है वेक्टर फॉर्म है कि r वेक्टर क्या होता है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर होता है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है और ये उसका मैग्नीट्यूड है, मीन्स p वेक्टर q वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पता है, इनके बीच का एंगल पता है यानी डायरेक्शन पता है, तो r वेक्टर आप r वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब मैं कह रहा था r की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू कॉस थीटा पे डिपेंड करेगी। तो आपको पता है कि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, +1, और जब कॉस थीटा की वैल्यू +1 रखेंगे यानी फॉर कॉस थीटा +1 के लिए r की वैल्यू क्या आएगी, पुट कर दो +1 और देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये तो 1 हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यस ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, यानी कि ये हो गया अंडर रूट में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट में, तो देन वी गेट r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। तो ये जो r आई वो r की मैक्सिमम वैल्यू आई, ठीक है। और ये मैक्सिमम कब आई, यानी कि जब p वेक्टर q वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मीन्स थीटा 0 पे आपका थीटा 0 पे cos 0 1 होता है। इसका मतलब ये है कि p वेक्टर और q वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, जो रिजल्टेंट आएगा वो सीधा सीधा p प्लस क्यू होगा। अदरवाइज कुछ एंगल थीटा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी कि 30 डिग्री है या 45 या 60, और वैल्यू पुट करके r की डिफरेंट वैल्यू आएगी। लेकिन वो r की वैल्यू p प्लस क्यू से ज़्यादा नहीं आएगी, ये p प्लस क्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी उससे कम नहीं आनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू कब, तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, फॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, यस +1 मैक्सिमम होता है, -1 मिनिमम होता है, इन बिटवीन वैल्यू वेरी करती है। हाँ, cos थीटा इज इक्वल -1, r इक्वल टू क्या, ये समझ आ गया आपको कि cos थीटा जब -1 रखते हैं तो हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये -1 के से -2pq हो जाएगा, तो यस p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq क्या होता है, यस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। गुड, तो ये आया अंडर रूट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा, तो वी गेट r इज इक्वल टू p माइनस क्यू। तो यहाँ पर cos थीटा -1 के लिए r की वैल्यू p माइनस क्यू आई, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू है। और ये cos थीटा -1 कब होता है, यस जब अपोजिट होते हैं, नेगेटिव वेक्टर होगा p वेक्टर एंड q वेक्टर। नेगेटिव क्या मीन्स हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। थीटा क्या होगा, 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, तो कोई जरूरी थोड़ी कि p और q का मैग्नीट्यूड सेम हो, हम कहेंगे ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यानी थीटा 180 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कि जो r की वैल्यू है वो यस p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू इन बिटवीन वेरी करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से r यानी जो रिजल्टेंट है p एंड q का, उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन सेम है 0 डिग्री तो मैक्सिमम, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है 180 तो मिनिमम, और अगर बीच में एंगल 45, 60, 30 इस तरीके हैं तो r की वैल्यू इन बिटवीन वेरी करेगी, यानी p प्लस क्यू से p माइनस क्यू के इन बिटवीन वेरी करेगी। p प्लस क्यू से ज़्यादा नहीं होगी और p माइनस क्यू से लेस नहीं होगी। क्लियर। तो ये आपको आई थिंक एडिशन ऑफ टू वेक्टर में ये रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, तो लेकिन डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी कि भाई आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। पी और क्यू की अगर डायरेक्शन मेंशन है तो आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी। यस, ये जो फाई एंगल दे रखा है, ये फाई थीटा तो पी और क्यू के बीच का एंगल है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर। ये थीटा उनके बीच का एंगल है, पी और क्यू के बीच का।
तो ये फाई क्या है, ये फाई एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर विद पी वेक्टर है। क्लियर? तो हम डायरेक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड आ चुका है आर का इस फॉर्मूले से, नॉट डायरेक्शन कैसे मेजर करते हैं। यस, डायरेक्शन हम यूज करेंगे tan phi वाला फॉर्मूला। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल OCB में। यस, tan phi, इस ट्राइंगल OCB को ध्यान से देखो आप, tan phi ये रहा आपका एंगल O, tan phi। तो ये tan phi की वैल्यू क्या होगी इस ट्राइंगल OCB के लिए? यस, tan phi क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? Q साइन थीटा, यानी दिस BC इज परपेंडिकुलर। बेस क्या है? OC। OC मीन्स ये आपका OC क्या है? ये P वेक्टर का मॉड यानी P प्लस AC यानी Q cos थीटा, यानी बेस हमारा है P प्लस Q cos थीटा। क्लियर? तो हम ये एंगल फाइंड करने जा रहे हैं tan phi। इस फॉर्मूले से आप एंगल मेजर कर सकते हो। तो हमारे सामने फॉर्मूला जो है वो tan phi, यानी कि जो रिजल्टेंट है P और Q का, वो P वेक्टर से जो एंगल बना रहा है वो क्या है? Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। ओके, अब इसको याद कैसे करें? तो याद रखना, जिस वेक्टर से एंगल बन रहा है, P वेक्टर से R वेक्टर जो एंगल बना रहा है, P के कॉम्पोनेंट नहीं है, P के कॉम्पोनेंट नहीं है ना, Q के, यहाँ पर Q को आपने साइन और Q और cos में लिखा है, यानी Q साइन Q cos। देखो साइन और cos, ये tan दिख रहा है, हाँ बस ये थीटा है, ये फाई है। याद करने का तरीका, तो P से जो एंगल बन रहा है उसको साइन cos से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, जिससे नहीं बन रहा है यानी Q से नहीं बन रहा है उसका साइन और cos है। इस तरीके से याद भी कर सकते हैं आप, अदरवाइज फिर प्रूफ करना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो बार बार तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना, और याद करने का ये तरीका है। तो tan phi इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। एंगल किससे बन रहा है ये फाई? R वेक्टर का P वेक्टर से एंगल बन रहा है। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला स्टडी कर लिया। R वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ R इज, यस, मैग्नीट्यूड ऑफ R इज अंडर स्क्वायर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, एंड जो डायरेक्शन होगी, जो R वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो P वेक्टर के रिस्पेक्ट में वो ये होगी। इससे आप फाइंड कर सकते हैं। tan phi आ जाएगा, देन आप 5 मेजर कर लेंगे। तो ये हो गया एडिशन ऑफ टू वेक्टर। तो एडिशन वेक्टर अगर आपको समझ आ गया, टू वेक्टर में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ रहे हैं, तो ट्राइंगल लॉ अगर समझ आ गया तो इसको हम बहुत ही सिंपली पैलोग्राम लॉ में भी सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो कैसे अप्लाई करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, तो यहाँ पर चलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हमने स्टडी किया था उस पर एक एग्जाम्पल दे दिया कि भाई पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कि भाई ट्राइंगल लॉ समझ आया कि नहीं, ठीक है, देन हम पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे चलेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको यहाँ पे, तो यस, इन द गिवन वेक्टर डायग्राम इफ AB इज इक्वल टू एक्स, BC इज इक्वल टू एक्स, फाइंड AC। AB x है, BC ये भी x है एग्जाम्पल में। तो इस एग्जाम्पल में आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, तो यानी कि ट्राइंगल लॉ लगेगा। यस, ट्राइंगल है ABC और तो ट्राइंगल लगेगा ही। तो इन ट्राइंगल ABC, यस, इन ट्राइंगल ABC। अब आप देख सकते हो, पहले तो ये बताओ मुझे कि अगर आपको ट्राइंगल लॉ क्लियर है तो इसमें कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, कौन सा साइड रिजल्टेंट वेक्टर है और कौन सी वो टू वेक्टर जिनका वो रिजल्टेंट है। यस, क्या बताया था, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन देखना है कि ट्राइंगल में ऑर्डर क्या है उन टू वेक्टर्स का जिनका वो रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो थर्ड साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ABC में किनका ऑर्डर सेम है, दिख रहा है आपको, A से B, B से C, सिंपल। यानी कि यहाँ पर AB वेक्टर और BC वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, और जो AC वेक्टर है उसका ऑर्डर इन दोनों से अपोजिट है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्लियरली कि जो AC वेक्टर है
उसका ऑर्डर इन दोनों से अपोजिट है, यानी ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। ओके, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। क्लियर? ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर सेम ऑर्डर इन अ ट्राइंगल और ए सी का अपोजिट, तो मीन्स यहाँ पर ए सी जो है वो रिजल्टेंट है ए बी प्लस बी सी का। और बहुत सिंपल समझते हैं, ए से बी, आप यहाँ पे ए पे खड़े हैं, ठीक है, ए से बी आप डिस्प्लेस हुए, ए से बी आप डिस्प्लेस हुए लेट कि 3 मीटर, ठीक है। देन बी से सी डिस्प्लेस हुए, जो कि ये एंगल 120 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि ए बी से बी सी की तरफ जा रहे हैं, तो ए बी और बी सी के बीच में एंगल 120 है कि कुछ और एंगल है? यस, ए बी की डायरेक्शन तो ये है, दिस द डायरेक्शन ऑफ दिस वन, ये, और ये बी सी, तो एंगल ये होता है। अगर हम कहें कि व्हाट इज एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी, तो ये एंगल ये है। एंगल क्या होगा फिर? यस, इट इज 60 डिग्री होगा, 120 डिग्री एंगल नहीं है ये। ए बी वैक्टर एंड बी सी वैक्टर के बीच एंगल 60 डिग्री है। 120 देखा नहीं, पुट नहीं करना आपको, देखना है कि एंगल क्या है। वैक्टर्स को डायरेक्शन देखा जाता है, ए बी वैक्टर बी सी वैक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री आ रहा है। ओके, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर प्लेन एंगल है, 120 है, तो ये क्या होगा? 60 होगा। यस, अब आपसे मैंने कहा कि 3 मीटर ए बी चले, देन ए बी से 60 डिग्री, ए बी की डायरेक्शन 60 डिग्री आप बी सी गए, वो भी 3 मीटर, तो वही एक्स और एक्स। देन आप सी पे पहुंच गए, तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस कितना चले आप? ए बी प्लस बी सी, 3 + 3 6 मीटर ना। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल का शॉर्टेस्ट पाथ है, इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, शॉर्टेस्ट पाथ ड्रॉ कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइंड कर सकते हो? दिक्कत आ रही है ना, क्योंकि यहाँ तो पाइथागोरस लगा नहीं पाओगे आप, यहाँ जरूरत भी नहीं है, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वही अप्लाई करना है। तो वही अप्लाई करने जा रहे हैं कि अगर हमें ए सी फाइंड करना है, यानी डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो वो कैसे आएगा? डिस्टेंस तो हमारा 3 + 3, यस 6 मीटर हो गया, और यानी यहाँ पे कह देंगे ए बी प्लस बी सी, एक्स प्लस एक्स, 2x डिस्टेंस हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो वेक्टर्स के लिए हमें यहाँ पर वेक्टर वाले जो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यस, ए सी हमारा आर रिजल्टेंट वेक्टर, ए बी हमारा पी वेक्टर मान लेते हैं, बी सी क्यू वेक्टर मान लेते हैं। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, दैट इज थीटा माना है। और थीटा क्या है यहाँ पर? ये थीटा है 60 डिग्री। क्लियर? वैल्यू पुट कर दो, आर इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट पी स्क्वायर, यानी ए बी की लेंथ क्या है? एक्स, बी क्यू स्क्वायर बी सी है, दैट इज लेंथ क्या है? एक्स स्क्वायर, 2pq यानी 2px, q भी x है, और cos एंगल, यहीं पे गलती हो जाएगी जल्दी में, ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। एंगल क्या है? 60 डिग्री है, ठीक। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, r इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x और x, ये भी 2x स्क्वायर हो गया, cos 60 की वैल्यू, यस, हाँ गुड, cos 60 1/2 होता है, ठीक है। cos 60 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या मिला आपको? 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यस, आपको मिल गया r इज इक्वल टू अंडर रूट में 3x स्क्वायर, यानी आपको मिला x√3। क्लियर? यानी कि इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो कि ए से बी गए, बी से सी गए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा ए सी हुआ ना, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन ए सी। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर्स वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा में, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर में हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया दिस वन? यस, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन वेक्टर, ये डायग्राम आपको नजर आ रहा है, इन वेक्टर डायग्राम सो इन द फिगर, आर वेक्टर, ये है आर वेक्टर, थोड़ा चेंज कर दिया है, जरूरी नहीं कि जो बड़ी साइड देखिए वही आर वेक्टर है,
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आप रट रहे हैं तो रटना नहीं है, ध्यान क्या रखना है। मैंने कभी कहा ही नहीं कि बड़ी साइड रिजल्टेंट होता है, मैंने क्या कहा, ट्राइंगल में टू साइड्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उनका वेक्टर सम थर्ड साइड के इक्वल होगा और थर्ड साइड का ऑर्डर अपोजिट होगा। यहाँ पर लेंथ कुछ भी हो, ऑर्डर देखना है। ओके यस, तो इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल को मेंशन कर देते हैं। ये ट्राइंगल आपका है यस ए बी सी ट्राइंगल, अगर हम कह दें ए बी सी ट्राइंगल कह दें तो ये ए से बी ये ए वेक्टर है, बी से सी ये आर वेक्टर है, और ये ए से सी बी वेक्टर है। डायरेक्शन बेसिस पे कह रहा हूँ, ये बी से ए, सॉरी ये बी से ए आपका ए वेक्टर, ये देखो एरो आपका क्या है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब यहाँ पे देख लो कि रिजल्टेंट कौन सा है, आर वेक्टर है रिजल्टेंट, है ना, क्योंकि आर फॉर रिजल्टेंट कह दिया, और है भी कि नहीं है, यानी कि जो लिखा आपने मान लिया और आर रट लिया कि आर रिजल्टेंट है, रटना नहीं है, ऑर्डर देखना है, फिर यहाँ पे बताना कि हाँ आर वेक्टर रिजल्टेंट ही है। तो देखो आप बी से ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है, और फिर ए से सी बी वेक्टर, तो ए और बी की ऑर्डर सेम है ना, यस ए और बी का ऑर्डर सेम है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ट्राइंगल में इनका ऑर्डर सेम है। और जो आर वेक्टर है अगर वो रिजल्टेंट है तो उसका ऑर्डर अपोजिट होना चाहिए। यस ये ऐसे है यानी ये क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि आर वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट है। तो क्लियर है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, यस कहा भी गया कि आर रिजल्टेंट है, हमने डायग्राम से देख भी लिया, हाँ रिजल्टेंट है। ठीक है, आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर नहीं लगा यानी ये आर का मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू बी अपॉन रूट 2 है। वैल्यू ऑफ एंगल थीटा बताना है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या करें इसमें, कौन सा फॉर्म, सीधा फॉर्म लगाते हैं, आर इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, या इसके बिना भी डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आपको ट्राइंगल में एक साइड पता है कि आर की वैल्यू ये है, दूसरी साइड एक साइड पता है उसके टर्म में कि ये आर बी बाय रूट 2 है, मैग्नीट्यूड पता है, तो आपको यहाँ पे एंगल फाइंड कर सकते हो आप। यस तो यहाँ पर हम देखो एंगल थीटा फाइंड करना है, और ये आर बी के टर्म में दिया है, तो आर लेंथ ऑफ बी सी है, बी लेंथ ऑफ ए सी है, यानी दोनों लेंथ दी हो तो एंगल कैसे आएगा, यस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आएगा। तो आपको इस अब सिंपल ट्राइंगल देखना है कि ट्राइंगल है ए बी सी, क्लियर है, राइट ट्राइंगल है, एंगल बी पे 90 है, सिंपल ट्राइंगल लिखना है। इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, ये बी सी साइड, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ये क्यों ले रहे, क्योंकि आर बी के टर्म में लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यस साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला, यानी कि आपको फॉर्मूला रट करके फॉर्मूला बार बार अप्लाई नहीं, कभी कभी दिमाग भी लगाना है कि क्या बिना फॉर्मूले के या सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से भी क्वेश्चन हो रहा है, तो यस वही करना है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, यहाँ मैग्नीट्यूड रखना है, यस वेक्टर नहीं लगाया मैंने। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी, आर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी, बी, गिवन क्या है आर इज इक्वल टू, पुट कर दो आर इज इक्वल टू बी अपॉन यस रूट 2, पुट कर दिया, तो साइन थीटा क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा बी अपॉन रूट 2 अपॉन बी, बी से बी कैंसिल, वी गेट 1 अपॉन रूट 2। साइन थीटा अगर 1 अपॉन रूट 2 है तो थीटा क्या होगा, ये देखो क्विकली आंसर आ गया, क्योंकि याद था आपको साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन रूट 2 कब होता है, जब थीटा 45 डिग्री हो। तो ये तो बहुत ईजिली हो गया, लेकिन ये याद रखना है कि सारे कंसेप्ट अप्लाई करने, यानी कि वो फॉर्मूला रहता है तो वही बार बार वही अप्लाई करना है, बिना फॉर्मूले की भी हो गया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आ जाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। फॉर्मूला बिल्कुल वही रहेगा, अभी आपको दिखा भी देंगे, फॉर्मूला वही आएगा, और बस फ़र्क क्या है, स्टेटमेंट का फ़र्क है। स्टेटमेंट पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाने जा रहे हैं। पैरेललोग्राम की स्टेटमेंट क्या है, पहले वो देखो। स्टेटमेंट क्या है कि आपका ये पॉइंट देख रहे हो, ओ पॉइंट है, ये डायग्राम में ओ पॉइंट है, ओ ये इनिशियल पॉइंट हो गया इस ए वेक्टर का, ठीक है, ओ ए वेक्टर, और फिर ये ओ बी वेक्टर नज़र आ रहा है,
बी वेक्टर, तो यहाँ जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है वो दोनों कोइनिशियल वेक्टर हैं और दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ये ओ है, ठीक है, ओ ए वेक्टर यहाँ तक एंड ओ बी वेक्टर ये रहा। तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है, ओ है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है। तो ये टू साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम कह रहे हैं। तो टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से यहाँ पर टू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि दोनों कोइनिशियल वेक्टर हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो भी कोइनिशियल होगा एंड दैट इज रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे जो पैरेललोग्राम है वो आपका ओ ए सी बी है, क्लियर है, ओ ए सी बी इज अ पैरेललोग्राम और ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर जो कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैं वो कोइनिशियल वेक्टर हैं और जो उसका रिजल्टेंट आएगा ए एंड बी का वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे स्पेशल चीज़ ये है कि तीनों यानी रिजल्टेंट यानी आर वेक्टर भी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये तीनों ही को इनिशियल वेक्टर और कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ है, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट यानी अगर कहीं रिजल्टेंट की बात करें तो मतलब वेक्टर सम की बात करते हैं कि भाई रिजल्टेंट क्या है टू वेक्टर का, तो टू वेक्टर का रिजल्टेंट मतलब उनका वेक्टर सम, और यहाँ वेक्टर सम यहाँ पे आर वेक्टर है। और इस पैरेललोग्राम में और ट्रायंगल लॉ में फ़र्क स्टेटमेंट का है, फॉर्मूला तो वही आया, ठीक है। स्टेटमेंट और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर ए और बी का जो ऑर्डर अगर हम आगे देखें तो आगे अगर ट्रायंगल लॉ बनेगा, इसमें ट्रायंगल बन सकता है अगर हम इस पैरेललोग्राम को हाफ हाइड कर दें ना, यस, तो आपको ओ ए सी, ये आपका ओ ए सी एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर है और मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर जो फाइंड करेंगे बिल्कुल एज इट इज़ आप फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, सी पॉइंट से वही एन पॉइंट और ए से एन एक्सटेंड करके ये कंस्ट्रक्शन करके ये 90 डिग्री बनाना है और फिर आपको ये वाला पार्ट हाइड कर देना है। देखो हाइड कर दिया तो क्या नज़र आ रहा है, एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है, ट्राइंगल नज़र आ रहा है, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर अप्लाई कर सकते हैं हम, यस, तो वही अप्लाई करना, यानी फॉर्मूला उसी तरीके से डिराइव होगा, तो वही डेरिवेशन है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो सेम स्टेप। और आर की वैल्यू क्या आएगी, सेम वही, यस, वहाँ पी और क्यू लिया था तो यहाँ ए और बी लिया है, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर आर वेक्टर, तो पी वेक्टर की जगह हमने ए वेक्टर ले लिया, क्यू की जगह बी वेक्टर ले लिया। तो यहाँ पर आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा आर वेक्टर का वो, यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आएगा, ये फॉर्मूला आएगा जो कि वही सेम डेरिवेशन है। तो यहाँ पे वो सेम डेरिवेशन अगेन रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, हाँ कंसेप्ट समझ आएगा, इसको आपको ट्राई करना है, बिल्कुल उसी तरीके से ट्राइंगल लेना है और वैल्यू पुट करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि थीटा एंगल क्या है, ए और बी के बीच में एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, और जो रिजल्टेंट है वो एंगल यहाँ बीटा ले लिया है, दिस इज बीटा हमने ले लिया है। तो जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है यानी आर एंगल बना रहा है वो किससे बन रहा है, देखो ए वेक्टर से बन रहा है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जिससे एंगल बन रहा है उसके साथ कॉस साइन नहीं होगा, ठीक है, तो किसके साथ होगा, बी के साथ होगा, बी के साथ, क्योंकि 10 है ऊपर साइन एंगल जो होगा साइन के साथ वो साइन एंगल ए और बी वाला होगा, साइन थीटा अपॉन, यस, ए के साथ ही बीटा एंगल है तो इसके साथ साइन कॉस नहीं है, बी के साथ है, बी के साथ साइन थीटा तो बी के साथ कॉस थीटा। तो ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं ट्राइंगल लॉ में, यहाँ अगेन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हाँ आप प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला वही आया, तो क्लियर हो गया। ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम, ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल बनाएंगे, टू वेक्टर्स का ऑर्डर सेम होगा, टू एडजेसेंट साइड होगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो थर्ड साइड होगा, उसका ऑर्डर अपोजिट होगा। पैरेललोग्राम में क्या है कि आपने एक पैरेललोग्राम बनाया, बन रहा है पैरेललोग्राम, ये ओ ए वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर पैरेललोग्राम में ओ ए पैरेलल टू बी सी ना, तो अगर पैरेलल और लेंथ सेम होती है तो ये ओ ए वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो बी सी वेक्टर भी क्या होगा, यस, ए वेक्टर होगा, और आपका ओ बी वेक्टर बी वेक्टर है तो ए सी वेक्टर भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा। तो ये पैरेललोग्राम जो ओ ए सी बी नज़र आ रहा है आपको, इसमें क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर आर टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम
एंड बोथ आर को इनिशियल वेक्टर। कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है? ओ। देन उनका रिजल्टेंट कहाँ है? उनका रिजल्टेंट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि ऑल्सो को इनिशियल। तो यहाँ पे ये तीनों ही को इनिशियल वेक्टर है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन। तो अब जरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या गिवन है? F1 एक फोर्स गिवन है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर दूसरी फोर्स गिवन है। डायरेक्शन इंडिकेट किया गया कि F1 एक्ट ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहा है। F2 एक्ट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ? यस, वेक्टर सम, यानी इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। अगर आपको वेक्टर सम आ गया समझ कि वेक्टर सम तो मतलब रिजल्टेंट है, यानी कि जो नेट फोर्स है F1 F2 का, वो नेट फोर्स ही रिजल्टेंट फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो यस, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर फाइंड करना ही है, तो ये F वेक्टर माना जाएगा कि ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। F1 प्लस F2 का रिजल्टेंट F वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, ड्रॉ करते हैं कि F1 वेक्टर क्या है हमारा। आपको यहाँ पे डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। F1 वेक्टर क्या है? एक्ट ड्यू ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट की तरफ है, ईस्ट। ओके, F2 एक्ट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यस, F1 ईस्ट है, तो फिर ईस्ट डायरेक्शन से 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ जाना है। आपको पता है ये नॉर्थ होता है, दिस इज द नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, और ये 60 डिग्री बन गया, यानी ये F2 डायरेक्शन F2 वेक्टर की है। क्लियर? यस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 40 न्यूटन है। तो हमें गिवन है कि दोनों का मैग्नीट्यूड यानी F1 का मॉड F2 वेक्टर का मॉड 40 न्यूटन गिवन है। ठीक है, तो बस फॉर्मूला पुट करना और ये F वेक्टर यानी रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो रिजल्टेंट ऑफ F वेक्टर क्या है? दैट इज F, और इन दोनों का वेक्टर सम है। तो यस, जैसे हमने कहा ना A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो यहाँ A वेक्टर B वेक्टर ये R वेक्टर हो गया। तो यस, F1 का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर, 2F1 F2 कॉस एंगल क्या है दोनों के बीच में? देखो आप, F1 F2 के बीच में ये 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर दे। यस, तो वैल्यू पुट करते हैं, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 2 टाइम्स 40 इंटू 40, यानी ये भी 40 का स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 60। यस, 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिला? 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, 340 के स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 इंटू 40 का ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्यों सॉल्व करें? 40 का स्क्वायर करके फिर ऐड क्यों करें? टाइम क्यों वेस्ट करें? 40 का स्क्वायर 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 40 का स्क्वायर। अब ये 40 का स्क्वायर वो रूट से बाहर आएगा, तो 40√3 न्यूटन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हो जाएगा। और अब हमें डायरेक्शन भी तो निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन के लिए यस फॉर्मूला कौन सा होता है? रिजल्टेंट के लिए डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो 10 एंगल क्या लिया? अल्फा, 10 अल्फा। ठीक है, 10 अल्फा वैल्यू क्या होगी? एंगल किससे बन रहा है? अल्फा, F1 से, और किससे नहीं बन रहा है? F2 से। तो F2 साइन हो जाएगा एंगल थीटा क्या है? 60 डिग्री अपॉन F1 प्लस F2 कॉस 60 डिग्री। तो नाउ वी गेट 10 अल्फा इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, F2 की वैल्यू भी 40 है, F1 की वैल्यू 40, बस साइन 60 क्या? √3/2 अपॉन 40 प्लस F2 की वैल्यू 40 है, कॉस 60 1/2। यस, आप सॉल्व करेंगे तो 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? ये देखो 20√3 ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये 2 और ये 20 हो गया है ना,
20 यानी 40 60, तो क्या आएगा सॉल्व करके √3/3, ये देखो ये कटा, ये 3 आ गया, √3/3 यानी कि 1/√3, 1/√3 तो अल्फ़ा क्या होगा, tan अल्फ़ा 1/√3 तो अल्फ़ा क्या होगा 30 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला अप्लाई करके ये फाइंड कर लिया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, एक और एग्जांपल है, 2 इक्वल फोर्सेस हैव द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। एंगल फाइंड करना है। क्या गिवन है, 2 इक्वल फोर्सेस हैं, यानी यहाँ पे जैसे P वेक्टर Q वेक्टर या F1 वेक्टर या F2 वेक्टर, तो यहाँ पर दोनों इक्वल है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ भी इक्वल है। उनका जो हैव द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, जो स्क्वायर है रिजल्टेंट का, यानी F अगर रिजल्टेंट है F1 F2 का, तो F का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, वो F1 F2 के प्रोडक्ट के 3 टाइम्स होगा। तो एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल है फॉर्मूला कि हम कह रहे हैं कि जो F वेक्टर है वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर है। ठीक है, रिजल्टेंट की बात कर, अब वैल्यू पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, एंगल निकालना है, तो R वाले मैग्नीट्यूड वाले फॉर्मूले में तो cos थीटा है, वहाँ से थीटा आ जाएगा F1 F2 के बीच में। तो यस, यहाँ पे F का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा, और ये cos थीटा ही तो फाइंड करना है, एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस फाइंड करना है। हाँ, आपको इक्वल मैग्नीट्यूड दे रखी, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमें कि F1 F2 की वैल्यू सेम है, चलो x मान लेते हैं, सेम है। ठीक है, और क्या गिवन है कि जो स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, यानी F का स्क्वायर जो है वो 3 टाइम्स है F1 F2, और जब F1 F2 की वैल्यू x रखेंगे तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, F स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो क्या करें, ये जो फॉर्मूला है आपका दिस वन, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो F का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। अब वैल्यू रख देते हैं बस, F स्क्वायर की जगह 3x स्क्वायर, F1 स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, F2 स्क्वायर की जगह भी x स्क्वायर हो गया क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2F1 F2 यानी x स्क्वायर हो गया, cos थीटा फाइंड करना है। तो यस, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। अब इस यहाँ से cos थीटा क्या आएगा, यहाँ से आप cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो 2x स्क्वायर इधर जाकर 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर होगा। ओके, ये 2x स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये cos थीटा के साथ जो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में वो यस डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और ये x स्क्वायर कैंसिल 1/2 आया। तो cos थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हमने एंगल फाइंड कर लिया, यानी फॉर्मूला अप्लाई करके। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है जो गिवन है, और वैल्यू पुट करनी है, और कैलकुलेशन ध्यान रखना है कैसे करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। At what angle do the two equal forces P plus Q and P minus Q act so that the resultant is? Okay. अब यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, रिजल्टेंट R A प्लस B आर द टू फोर्सेस, तो A वेक्टर B वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, ये रिजल्टेंट है। अब मैंने A और B इसलिए लिया क्योंकि अगर P और Q लेता तो P की जगह P प्लस Q कैसे रखते, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए कि लेट A वेक्टर B वेक्टर आर द टू फोर्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे एट व्हाट एंगल द टू फोर्सेस P प्लस Q एंड P माइनस Q एक्ट सो डेट द रिजल्टेंट इज दिस वन। तो यहाँ पर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, यानी यस R, फॉर्मूला क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, आर की वैल्यू अंडर रूट में 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए वन ऑफ द फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इज p प्लस क्यू, दूसरे का p माइनस क्यू, p प्लस क्यू का स्क्वायर a की जगह, b की जगह p माइनस क्यू का स्क्वायर एंड प्लस 2ab यानी 2 टाइम्स ऑफ p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन अब सही करो तो आंसर आ जाएगा, लेकिन ये मिस्टेक यहीं पे होती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल, यानी p प्लस क्यू का स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट कर दूँ, नहीं यहाँ समझ आया तो पुट करके देख लेना स्टेप। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 2pq मिलेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस 2pq, यहाँ पे माइनस 2pq क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ का p स्क्वायर यहाँ का p स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो 2p स्क्वायर, यहाँ का q स्क्वायर यहाँ का q स्क्वायर ऐड हो जाएगा 2q स्क्वायर, और प्लस 2pq और माइनस 2pq तो कैंसिल हो जाएगा जैसा कि मैंने बताया। अब ये यहाँ पे आ जाते हैं तो 2 टाइम्स p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, यस फॉर्मूला आपको याद है, यस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यस। जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। नाउ ये वैल्यू, अब यहाँ पे रूट है तो अगर हम रूट रिमूव कर दे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर बोथ साइड, आप स्क्वायर कर दो बोथ साइड तो ये रूट रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा कि 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2p स्क्वायर इधर जाकर के 3p स्क्वायर से माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा, p स्क्वायर आएगा, q स्क्वायर में ये 2q स्क्वायर इधर के माइनस होगा तो 2q स्क्वायर इधर के माइनस होगा तो 2q स्क्वायर माइनस साइन है तो बड़े का साइन, तो ये माइनस q स्क्वायर आएगा ना, क्लियर है ये q स्क्वायर, ये 2q स्क्वायर इधर के माइनस 2q स्क्वायर, तो q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर वी गेट माइनस q स्क्वायर ना, तो ये सॉल्व हो गया इधर आकर के, ये 2 टाइम्स ऑफ p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। अब तो वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये देखो यहाँ भी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर यहाँ भी है तो ये कट गया पूरा, ये बन जा, तो ये आपका ये वाला p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और ये कट गया, ये 1 आया, तो 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। तो ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया आपको, बस फॉर्मूले पुट करके कैलकुलेशन ध्यान से करते रहना आपको। एंड लास्ट वन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, बहुत सारी साइड्स हैं, सिर्फ 2 वेक्टर्स नहीं है, n वेक्टर्स हैं, तो उन वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा तो वो वेक्टर सम होगा, और यानी कि यहाँ हम कहें a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, d वेक्टर, e वेक्टर, ये कितने वेक्टर हैं, यस 5 वेक्टर है, इनका जो सम करेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर प्लस e वेक्टर, ये 5, लेकिन आपको कहें सही है r वेक्टर तो छोड़ दीजिए आपने, देखो मैं बता रहा हूँ क्यों, आप o से a गए, a से b गए, b से c गए, c से d गए और d से e, लेकिन जो r वेक्टर उसकी डायरेक्शन उल्टा दे रखा है, इन पांचों का ऑर्डर सेम है, इन पांचों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो गए, और लास्ट का ऑर्डर अपोजिट है, यानी ये क्लोजिंग साइड है, ये पूरी साइड हो गई, ये क्लोजिंग साइड हो गई, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा इन पांचों वेक्टर का। ओके, तो आपका ये आर वेक्टर इन पांचों का रिजल्टेंट है। ये आप सीधे सीधे कहें कि अगर हम एक जगह से चलना स्टार्ट करें, घूम फिर के वहीं पहुँचें तो इक्वल टू 0 होगा ना, तो वही किया है कि अगर आप ओ से ए गए तो ए वेक्टर,
ओ से ए से बी गए बी वेक्टर, बी से सी वेक्टर, सी से डी वेक्टर, डी से ई वेक्टर। अब यहाँ से ई से ओ जाएंगे तो वो हमारा ओ से ई आर वेक्टर है, तो ई से ओ माइनस आर वेक्टर हो जाएगा ना, अपोजिट जाएंगे तो माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि अगर ये आर है तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो माइनस आर वेक्टर रखेंगे तो इक्वल टू 0 होगा, तो माइनस आर उधर जाके प्लस आर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इन पांचों का ऑर्डर सेम है, तो इन पांचों का जो वेक्टर सम होगा वो इक्वल टू लास्ट वन जिसका ऑर्डर अपोजिट है, वो क्लोजिंग साइड होगा उसके इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर ट्राइंगल और बताना चाहे तो आप देखो यहाँ पे ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ये ट्राइंगल है छोटा सा ओ ए बी, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये क्या आएगा, यस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम। अब ट्राइंगल ये वाला देखो आप, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ये आ जाएगा ये वाले साइड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ओके। अब ये वाला ट्राइंगल देखो इसमें, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस वन ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब ये लास्ट वाला, तो ये चारों वेक्टर का सम प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि बहुत सारी साइड्स हो, सभी साइड्स का सम जो होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक उसमें जो साइड होगी जो क्लोजिंग साइड है उसके इक्वल होगा, यानी जिसका ऑर्डर अपोजिट होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं ए बी सी डी ई, ये पांचों साइड का ऑर्डर सेम है, इनका वेक्टर सम इज इक्वल टू जो आपकी सिक्स्थ साइड है आर वेक्टर वाली, वो उसका डायरेक्शन अपोजिट है, इसको हम क्लोजिंग साइड कह सकते हैं। तो ये हमारा है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस तरीके से एडिशन ऑफ टू वेक्टर वाला कंसेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, और हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के साथ। ओके, थैंक यू।